वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज मेरे साथ हैं हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वजीहा खुश आमदीद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम इस इशू पे बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे बच्चों में, टीनेजर्स कह रहे हैं जिसे जेन ज़ी कहते हैं हम, उनके अंदर एक डिप्रेशन, एक मायूसी, एक बददिली, ये जो कैफियत हैं ये क्यों हैं और इनका क्या हल और इलाज है। सबसे पहले तो वजिया मैं जानना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोई एक मिसकैलकुलेशन है, ये गलत बात है कि ये डिप्रेशन बच्चों में पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, या वाकई इसमें कोई हकीकत है? अच्छा फरा, इसमें हकीकत है। एक तो ये है कि डिप्रेशन की जो अवेयरनेस है, ये जो जनरेशन है ये ज़्यादा लेके आई है। हमारे टाइम पे जो बंद दरवाज़ों पे डिप्रेशन रहता था, अब स्टेज पे आ चुका है। तो इस जनरेशन की एक ये बात है कि ये सिर्फ ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी माओं को भी, मतलब मेरे पास अगर जेनजी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते हैं अपने फादर को भी, अपनी मदर को भी, कि आपको भी जाना चाहिए। तो इस चीज़ पे मैं रखूँगी कि ये जो है अवेयरनेस की जनरेशन है, लेकिन इसी में ही जहाँ पे हम ये बात करते हैं तो दूसरी चीज़ आती है ट्रेंडिंग, जो आजकल हर चीज़ ट्रेंडिंग पे जाती है। तो फिर जहाँ पे सब लोग इसकी अवेयरनेस ला रहे होते हैं, तो वो लोग जिसका नहीं भी शिकार होते, वो भी फिट इन होने के लिए, जो मैंने बात की, तो वो OCD जो फैशन और ट्रेंडिंग है, इवन के रिसेंटली तो मैंने ऐसे भी जो हैं वो वर्ड सुने हैं कि ऑटिज़म भी कह देते हैं अगर किसी को कोई मेंटल लग रहा है कि ये तो स्लो है, मेंटल नहीं सॉरी स्लो है। ये मैं इसलिए अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि बहुत गलत है कि आप किसी लेबल को फैशन के लिए यूज़ करें, उन लोगों को हर्ट करें जो वाकई से सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह के लेबल्स को यूज़ करना एज अ फैशन ट्रेंडिंग, इट्स ये फैशन कैसे हो गया? कल तक ये एबनॉर्मेलिटीज़ कंसिडर की जाती है। मतलब OCD स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कोई एक जहनी बीमारी की अलामत जो है वो समझा जाता था। ऑटिज़म इज़ ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ चैलेंज के जो बच्चे जिसको फेस कर रहे होते हैं। सो ये ट्रेंडिंग कैसे हो गया? ये जो एक माइंडसेट की चेंज है कि जो चीज़ें कल तक हम समझते थे कि ये प्रॉब्लमेटिक हैं या ये चैलेंजेस हैं, आज वो कैसे एक स्ट्रेंथ या एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, एंड इट्स अ कूल थिंग टू हैव इट। यही तो बात है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को ये क्वेश्चन है, किसी को सेट रखने का है, सेट रखना है। अब OCD में तो उसको इरिटेट करी होगी, लेकिन वैसे ही अगर किसी को बुरा लग रहा है वे OCD, तो मुझे इसको सेट करना है। अब ये ट्रेंडिंग जो वर्ड्स बोल रहे हैं, इनको यही नहीं पता, यही तो बात है कि अवेयरनेस नहीं कि कितनी इसकी डेप्थ है। इससे जो लोग गुजर रहे हैं वो लोग उससे निकलने के लिए कितनी कितनी तगोदू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और सपोर्ट ले रहे हैं। जहाँ पे उन्हें सपोर्ट लेनी, वहीं पे जब वो देखते हैं कि ये तो इट्स ट्रेंडिंग, तो वो उस चीज़ पे हर्ट भी होते हैं कि देखते हैं कि इनको तो पता ही नहीं ये चीज़ क्या होती है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं, जो लोग 2-2, 3-3 हफ्ते कितने महीने तक रोते रहते हैं, अपसेट रहते हैं, जो उस चीज़ से गुजरे हैं उनको पता है। तो वो ट्रेंडिंग इसलिए भी हो गई है, यही पॉइंट है कि अवेयरनेस नहीं है कि इसकी डेप्थ क्या है। तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि बच्चों में, जेन ज़ी में डिप्रेशन है नहीं, लेकिन डिप्रेशन की हाइप बहुत है। दोनों चीज़ें, दोनों डिप्रेशन है। यस, डिप्रेशन है। वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि डिप्रेशन की अवेयरनेस भी है, लेकिन वही जो ट्रेंडिंग, देखिए ट्रेंडिंग में तो हम सब इसका शिकार हैं। क्या चीज़ें बदली हैं? ऐसा क्या तब्दील हो गया है आजकल की जनरेशन में? क्या बच्चे पहले डिप्रेस नहीं होते थे और जो अब ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं? तो ये कोई तब्दीली आई है हमारे हालात में, माहौल में, किसी चीज़ में, कि जिसकी वजह से अब बच्चे ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं? अच्छा फरा, आपने नोट किया होगा कि जो हमारी जनरेशन है या हमसे पहले की जो जनरेशन है, उनके अंदर जो पेशेंस लेवल था स्ट्रगल करने का, ये चीज़ों को लेने की पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो काफ़ी एज के बाद डिप्रेशन में जाते थे। आजकल की जनरेशन गिव अप जल्दी कर लेती है, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, वो बहुत जल्दी पीक पे जाना चाहती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। उस कंपटीशन में मेरे पास वो भी बच्चे आते हैं तो 14-15 साल की उम्र में उनको टेंशन होती है, हालांकि घर में सही इन्वायरमेंट है, फाइनेंशियली भी सही है, हमें किस तरह से करियर ओरिएंटेड होना, हमें किस तरह से ऊपर जाना है, जॉब्स में जाना है, कमाना है, या ऑनलाइन हमें कितने फॉलोअर्स लेके आने हैं। ये प्रेशर्स इंसान जो नहीं, नेचुरल प्रेशर्स नहीं है ये। जब हमारे टाइम पे ग्रेड्स का होता था मैक्सिमम, वो भी हम कहते थे टॉर्चर है, क्यों होता है ये। तो अब बहुत सारे सेल्फ मेड टॉर्चर्स हैं, सेल्फ मेड प्रेशर्स बच्चों ने ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। घरों में पेरेंट्स ने कई दफ़ा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया होता है, लेकिन इन्हीं बच्चों में देखा जा रहा होता है कि ज़्यादातर मैंने देखा है फिट इन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इनको इफेक्ट करती है। तो अब फिर क्या किया जाए कि अब अगर मतलब है कि हाउ टू मेक इट सेफ फॉर देम, कि जिसमें कम से कम उनको ये, और कैसे उनको सब्र की भी आदत हो, बर्दाश्त की भी आदत हो,
चीज़ों के टॉलरेंस भी हो उनके अंदर, थोड़ी सी रेजिस्टेंस पावर भी हो, चीज़ें मर्ज़ी की नहीं भी हैं, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हैं, मुश्किल भी हैं, तो भी उसमें चलने का हौसला और सब्र जो है मौजूद रहे। फरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली हम पेरेंटिंग की तो बात करते ही हैं कि घर में बच्चों को शुरू से ही ऐसे इन्वायरमेंट बिल्ड करें घर के अंदर कि उनको खुद से अपने टास्क करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे छोटे लेवल पे उनकी आदत जो है डालें, ताकि जो इतने स्मार्ट माइंड्स हैं, इतने एक्टिव माइंड्स हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। सेकेंडली, जो ये बच्चे हैं इनमें ज़्यादातर जो विक्टिम माइंडसेट बच्चे आ जाते हैं, जिनको होता है कि दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चले, वहाँ पे उस माइंडसेट पे वर्किंग करें, वो खुद भी करें और ऐसे फ्रेंड्स बनाएं, ऐसे लोगों में बैठें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फरा कि फ्रेंडशिप सर्कल आजकल जो लोग अपनी पर्सनालिटी से हट के बना रहे होते हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और डिप्रेशन तब ज़्यादा आता है जब आप अपने ही माइंड में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। फिर जब आपके पास दुनिया की हर चीज़ भी आपको खुशी नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि ये उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, कंपैरिजन बहुत आ जाता है और आपकी अपनी क्या स्किल्स हैं आप उससे हट जाते हैं। यहाँ पे ये भी इशू आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्किल्स को नहीं देख रहे अपने, और जो देख रहे हैं वो हमारे सामने है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम कंपैरिजन ये करें कि उसने वीडियो बनाई या उसने ये काम किया, वो ऊपर पहुंचा, तो मुझे भी इसी तरह पहुंचना है। तो उसमें फिर डिप्रेशन होता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, पर्सनालिटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी स्कूल्स में भी ऐसे इन्वायरमेंट बनाएं। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है कि बच्चों की स्किल्स जो हैं वो बहुत कम एज में दब जाती हैं, क्योंकि वो उस रेस का शिकार हो रही हैं, कैट रेस का। सो उस रैट रेस के अंदर बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों की स्किल्स पे काम करें। वजह एक होता है आपका स्किल जो कि आपको नौकरी या रोज़गार दिलाने के लिए काम करता है, एक होती है आपकी लाइफ स्किल्स। यस, ये जो पेशेंस, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, परसिस्टेंस, जिसे हम मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं, सब्र कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं, हिम्मत और हौसला कहते हैं, जज्बा और अज़्म कहते हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ स्किल्स हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, ये वो उस तरफ से ये वो साइड है। एक आपका IQ है, एक आपका EQ है। सो आपके EQ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपकी ये लाइफ स्किल्स बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विद एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह। तो अब हाउ कम कि ये EQ वाला फैक्टर हम कहें कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा जितना कि एक इंसान को ज़िंदगी में चैलेंजेस का, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए होना चाहिए। तो दिस इज़ अ सीरियस इशू अगर वो ये साइड वीक है। तो ये साइड वीक होने की एक रीज़न ये भी है कि जो माइंडसेट है वो उसको फोकस नहीं कर रहा। और आपको पता है जब मेरे पास बच्चे आते हैं, अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है, वो 6-7 साल बच्चे को लाते हैं कि इसकी पर्सनालिटी पे काम करें, इसके एंगर इशू पे काम करें। हालांकि वो ये कह सकते हैं कि बड़ा होगा खुद ही ठीक हो जाएगा, जैसे सुनते आए हैं, लेकिन अब पेरेंट्स पे वर्किंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये चीज़ हमेशा नोट करती हूँ कि जो अडल्ट हैं, जो जेनजी हैं, वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लेते। उनको ये होता है कि बस जो पॉइंट्स हैं दूसरे उस पॉइंट पे समझें, यहाँ पे ज़्यादा बिगाड़ आ रहा है। अगर घर के अंदर इन्वायरमेंट है वो समझे। और आपने EQ लेवल पे बात की, तो बहुत सारे बच्चे EQ लेवल पे काम करते भी हैं। अब उस पर करने के लिए छोटे छोटे हम टास्क देते हैं उनको। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, EQ लेवल ये नहीं कि कोई बड़ा इवेंट आया और आपका EQ डेवलप हो गया। लाइफ में बहुत छोटे छोटे इवेंट्स पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको पेरेंट्स के साथ हैंडलिंग के ऊपर वर्किंग कराते हैं, कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग करवाते हैं। इसके अलावा जो उनके अपने अंदर जो चीज़ें, उनकी रूट कहाँ से बन रही हैं, वहाँ से हम उनको कनेक्ट करवाते हैं। मतलब कैसे? अब जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं और उन्हें लगे कि ये चैलेंज है कि बच्चे जो हैं वो ओवरली सेंसिटिव या ओवरली वीकर, वल्नरेबल हैं, एक ऐसा बच्चा या इंसान जो बहुत ज़्यादा जल्दी मुतासर हो जाता हो चीज़ों से, वो बहुत वल्नरेबल है ना। वो तो फिर हालात के और लोगों के रहमो करम पे है कि सब ठीक होगा तो मैं काम करूँगा, नहीं है ये ठीक नहीं है तो आई कांट फंक्शन। तो फिर ये मेंटल टफनेस या ये एक कैसे एक पैदा करनी है? यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी पेरेंट्स के साथ, जो मुझे क्लिनिक में बहुत हेल्प आउट करती है। जनजी के साथ हैंडलिंग एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप उनके साथ लिसनिंग स्किल्स पहले रखें। ये एडवाइस सुनने वाली जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन के माइंडसेट को जितना आप एडवाइस से पकड़ते हैं, ये आपसे उतना ही दूर जाती है। ये बैठते नहीं है जो एडवाइस करते हैं, क्योंकि इनको ये लाइफ को डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं और पेरेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। तो पहली चीज़, अच्छी या बुरी बात, पहले आप इनके साथ लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें। अगर वो अडल्टहुड में है, मैं बचपन की बात नहीं करी, अगर वो अडल्टहुड में है, लिसनिंग स्किल्स अपनी डेवलप करें। दूसरा, पेरेंट्स में भी कहती हूँ कि आप सुनने की अब पेशेंस डेवलप करें।
एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो जनरेशन का जब गैप आता है तो दोनों जनरेशन एक फाइट में लग जाती हैं। एक जनरेशन की वो मुझे समझें, दूसरी जनरेशन को होता है कि हमारी जनरेशन को समझा जाए, तो उसमें दोनों का पेशेंस लूज होता है। तो एज एन जो हम पेरेंट की बात करते हैं या टीचर्स की या थेरेपिस्ट की, क्या पहले एब्जॉर्ब करें कि सामने वाला कहना क्या चाह रहे, इस जनरेशन को हम समझ भी नहीं पा रहे। क्योंकि देखिए हमारे टाइम पे स्क्रीन का दौर नहीं था, हमारा कल्चर टोटली वही था जो हमारे सामने था। अच्छा, यहाँ पे वजिया मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूँगी। देखिए हमारा मज़हब जो है उससे हर चीज़ के हमें सेट रूल्स दे दिए हैं और वो रूल्स आर टिल द लास्ट डे। उसमें एक बड़ा क्लियर रूल है जो बच्चों को कमांड है, और वो ये है अदब और एहतराम। कि आपने अपने वालिदैन का एहसान मानना है। दैट मीन्स के यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन देम। आपकी ओबीडियंस जो है, फर्मा बरदारी जो है, आपने उफ तक नहीं निकालना है मुंह से उस हालत में जबकि वो बुढ़ापे की हों और वो कुछ ऐसा भी कह दें जो आप जिसमें आप वाकई आपकी पेशेंस का टेस्ट हो, लेकिन आप उस पर भी नहीं वो कर सकते। ये हमें कमांड्स हैं, ये हमारी रिलीजियस कमांड्स हैं। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे सोशल नॉर्म्स में भी। हमें आप लोगों ने ही कहना शुरू किया कि अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव पेरेंट्स और बच्चों को दबा के रखते हैं और बच्चे जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो बच्चों को जो है वो आप लिबर्टी दें, लिबर्टी दी सब पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स भी बने, सब कुछ। कि अब नतीजा ये है कि अब आप कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वालिदैन जो बच्चों को सुने। ये कुछ उल्टा सिस्टम जो है हम चला रहे हैं। आपने बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसमें साइकोलॉजिस्ट की भी बात कर रहे हैं और हम इसमें जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें पेरेंटिंग की भी बात कर रहे हैं। मतलब 3 एरियाज़ को हम कवर कर रहे हैं। अब इसमें देखिए पेरेंटिंग स्टाइल ना, जैसे मैंने बात की कि कहीं कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो तो वो गलत है। पहले दौर में ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दबा दिया जाता था। जहाँ इस मज़हब में अदब की बात है वहाँ अदल की भी बात है। बच्चों के साथ बच्चों के हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की बात है। वहाँ पेरेंटिंग में ये आता था कि बच्चे को पढ़ा दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, बाकी बच्चे की ओपिनियंस क्या है वो नहीं आती थी चीज़। सेम इसी तरह हम वाइफ की भी बात करते थे। हम उस दौर से भी निकले हैं जहाँ पे जो वाइफ्स हैं उनके ओपिनियंस नहीं मैटर किए जाते थे। अब क्या हो रहा है कि ये दौर दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा है कि जहाँ पे सिर्फ ओपिनियंस ही हैं, राइट। उस दौर की हैंडलिंग क्या थी और इस दौर की हैंडलिंग में अभी जो चीज़ है हमने उसको किस तरह से संभालना है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जहाँ बच्चों को भी अकाउंटेबिलिटी करनी है, वहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इनको कंट्रोल में लाना है। और कंट्रोल में लाने के लिए उनको अपने फ्लॉस भी देखने हैं। और आप वाली बात बिल्कुल सही है कि कई दफ़ा पेरेंट्स भी चीज़ कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप स्ट्रैटेजी को देखें, जो स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट जा रही है, नहीं रिजल्ट दे रही, डोंट अप्लाई दैट। एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार अप्लाई करने से बच्चे भी दूर होते हैं और आप भी पिस्ड ऑफ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कि कोई चीज़ ठीक ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा ऐड करती हूँ कि पेरेंटिंग के ऊपर ऑब्वियसली पेरेंट्स के अदब, अभी जो पेरेंट्स एक ही चीज़ मुझे आके क्लिनिक में कहते हैं कि अदब तो कर ले, हमारी बात ना सुने, एटलीस्ट पूछ तो तमीज़ से ले। तो फिर इसका हल बताइए कि वालिदैन की ये जो शिकायत है ये कैसे दूर हो सकती है? इसका हल ये कि पेरेंट्स को एक तो घर के अंदर एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट करना है, कहीं पे टफ होना है। मिक्स पेरेंटिंग होती है, मैं हमेशा मिक्स, अथॉरिटेरियन स्टाइल क्या मिक्स्ड है, उसमें ना बच्चे को ही ऊपर कर रहे हैं और ना खुद भी आप बहुत ऊपर हो रहे हैं। अदल या कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। देखिए अदल और इंसाफ जो कि हम बात करते हैं ना, बैलेंस आउट क्या होता है कि आप घर में एनवायरनमेंट देखें कि किसी के साथ आप वो ना करें कि वो बाद में डबल होके निकले, पाइल्ड अप इमोशंस ना हो। जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं खटकते हैं, वो इश्यूज आते हैं। लेकिन जहाँ पे दबा हुआ माहौल होता है ना फरा, उस घर के एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है। और उसी में अथॉरिटेरियन स्टाइल यही होता है कि आप खुद को पीछे नहीं करें। चीज़ों जो मैंने डिस्कशन की ना, ये नहीं कि आप ही बच्चे की सुने, आप अपनी भी सुनाएं। आप कहें कि मैंने ये बात कही, आपकी सुनी, अब मेरी बारी है। अब आप डिस्कशन का एनवायरनमेंट घर में रखें। आजकल पेरेंट्स भी तो फ़ोन पे हैं, घर आते हैं, 2 टीवी है या फ़ोन है। मदर्स हैं वो ज़्यादातर किचन में या घर में अपने आप को बिजी रखती हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का रोल प्ले होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि डिस्कशन जिन घरों में डिस्कशंस हैं, हेल्दी डिस्कशंस हैं या आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी अच्छे तरीके से बात की जाती है, आप नोट करें बच्चों का कितना अच्छा रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ। और जहाँ बात है इश्यूज़ होने की, वो तो हर घर में होता है, लेकिन उनकी हैंडलिंग पेरेंट्स कितनी स्ट्रैटेजीज़ के साथ करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है वजिया, तो ये भी बताइएगा कि अब फिर बच्चों के वो क्या साइन सिम्टम्स हैं कि जो ज़रा जिनको सीरियस लेना चाहिए कि अगर ये बातें हो रही हैं या ये बातें कही जा रही हैं तो फिर इट मीन्स समथिंग, और कौन सी वो बातें हैं जो जस्ट फैशनेबली कह रहे हैं और उनको ज़रा इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करने लग गया है,
आपको लग रहा है कि बच्चा खामोश रहने लग गया है, आपको लग रहा है उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन, ये तो आजकल वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खाने को भी अवॉइड कर रहा है, सो भी नहीं पा रहा, बस फ़ोन, क्योंकि ये स्केप है। फ़ोन हमेशा मैं कहती हूँ स्केप है बच्चे का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसके अलावा आपके साथ बच्चा बैठने से बहुत ज़्यादा गुरेज कर रहा है। एक तो होता है ना, वैसे सोशली सब बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सो रहा है, स्लीपिंग वाला या खाना ना खाने वाला, ये 2 सिम्टम्स तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए? इंटरवेंशन कैसे होनी चाहिए पेरेंट्स की, और किस तरह से डील करना चाहिए? इंटरवेंशन में मैं डूज़ एंड डोंट्स दोनों डिस्कस करूँगी। डूज़ में यह है कि आप बच्चे के साथ स्लाइटली जनरली डिस्कशन को स्टार्ट करें। सेकेंडली, बच्चे को बहुत ज़्यादा पूछे नहीं रिपीटेडली, जिससे मैं वो चीज़ बता रही जो मैं क्लिनिक में ऑब्जर्व भी करती हूँ कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर कंसर्निंग रिपीटेडली पूछते हैं तो उसको ये वाइब जाती है कि बस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो डोंट्स में है कि रिपीटेडली चीज़ें पूछे नहीं, रिपीटेडली एडवाइस नहीं दें। थर्डली, बच्चे को अपने साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए आप अपनी भी चीज़ें शेयर करें, आप कहीं ना कहीं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। इसके अलावा आप घर के अंदर देखें कि उसको क्या पसंद है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उस चीज़ को कनेक्ट करके, जैसे कुछ मैंने ये भी चीज़ नोट किया कि अगर फादर को टेनिस पसंद है और बेटे को भी है, तो वो दोनों उस चीज़ को जाके एंजॉय करते हैं। ये अच्छा, एक और चीज़, घर में पेरेंट्स का झगड़ा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये तो वैसे ही रेड फ्लैग है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ ज़रूर ख़राब होगी। तो पेरेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट्स भी बच्चे के सामने इग्नोर करें, उसके सामने ना करें, चाहे वो बहुत छोटा ही बच्चा हो, 1-2 साल का भी हो। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स के अपने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बच्चे को लेके काफ़ी चीज़ों के ऊपर, वो बच्चे को साइड मत लेने दें कि उसको लग रहा हो कि ये तो मेरी साइड ले रहे हैं। साइड वाली चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बातें नहीं करें। ये मैं चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जब ये मेंटल हेल्थ को जितना ओपनली हम डिस्कस करते हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए जो है डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मसला बन जाती है। जी, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसका मिसयूज जो है वो भी फिर हमें देखना। और एक और चीज़, बच्चे से उसकी फ्रेंड्स की सारी इन्फॉर्मेशन लें। हर इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि फरा मेन इशू ही फ्रेंडशिप से आ रहा है आजकल कि फ्रेंडशिप सर्कल्स, पेरेंट्स को नहीं पता होता क्या कौन से फ्रेंड्स हैं, स्पेशली ऑनलाइन फ्रेंड्स, और वो बाद में जो है ऑनलाइन के अलावा भी जो फिजिकल, हमने ये भी देखा, अब तो ये बात खुल गई है हमारे यहाँ पे कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो हमें लगता है अच्छी फैमिलीज़ हैं, ठीक ठाक फैमिलीज़ हैं, बच्चे स्लीप ओवर के लिए जाते हैं या टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं बच्चों की, वहाँ पे कौन सा सब्सटेंस, क्या चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है, और पता चलता है कि बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ किसी फ्रेंड के घर पर किसी सेफ स्पेस में ही ये तमाम चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट की हैं और उसका नतीजा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू वजिया। हम इससे जुड़े हुए और बहुत सारे सेशंस जो हैं वो करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी आज के मेहमानों के साथ।